what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Actually, dear friends, today in this video we are going to discuss briefly regarding the Dutch East India Company that arrived in India in 1602. Guys, actually from 1498 to 1668 कुछ ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंच जाती है, जिसको हमने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में 20 मई 1498 में पहुंच जाती है। ठीक, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि इंडिया पहुंची 1602 में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 24 अगस्त 1608 में पहुंच जाती है। उसके बाद दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंच जाती है, जो कि 1616 में पहुंच जाती है। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में 1668 में पहुंच जाती है। और गाइस, आपको ऑलरेडी पता है कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर फर्स्ट में। और इसलिए टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफली रिगार्डिंग द सेकंड कंपनी दैट रीच्ड इन इंडिया इन 1602, दैट इज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। गाइस, एक्चुअली क्या हो जाता है, 1596 में फर्स्ट डच सिटीजन इंडिया को ट्रेवल करता है, जिस बंदे का नाम होता है, जिस सिटीजन का नाम होता है कॉर्नवालिस डी हॉटमैन। गाइस, क्या हो जाता है, जब ये इंडिया ट्रेवल करता है तो ये इंडिया में देखता है कि यहाँ पे पोर्टुगीज ट्रेड कर रहे हैं, स्पाइसेस का ट्रेड कर रहे हैं, वो बहुत ही बेनिफिट कमा रहे हैं स्पाइसेस में, वो बहुत ही बेनिफिट कमा रहे हैं स्पाइस में। कौन? पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ये कॉर्नवालिस डी हॉटमैन वापस जाता है, जो कॉर्नवालिस डी हॉटमैन कौन है? ये फर्स्ट डच सिटीजन था जिसने इंडिया में ट्रेवल किया। जब ये वापस यहां से निकला, जब ये डच पे पहुंचा, तो उसने वहां पे इंफॉर्मेशन दी डच मर्चेंट्स को कि इंडिया में पोर्टुगीज ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत ही बेनिफिट कमा रहे हैं। शाबाश। तो क्या हुआ, जब ये वहां पे पहुंचे, इसने जब ये इंफॉर्मेशन दी पोर्टुगीज के मुतालिक, तो जो डच मर्चेंट्स थे तो उन्होंने चाहा कि हम भी इंडिया में जाएंगे स्पाइसेस ट्रेड करने के लिए, हम भी इस बेनिफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या हो जाता है, ये इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाती है किसको? डच गवर्नमेंट को। तो फिर क्या हो जाता है, जब डच गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो भी चाहते हैं कि हम आप इंडिया में ट्रेड करने के लिए जाएंगे। कौन सा ट्रेड? स्पाइसेस का ट्रेड। तो वो क्या करते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल था वो एक कंपनी को फॉर्म कर देता है, जिस कंपनी को हम क्या कहते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 20 मार्च 1602 में ये कंपनी फॉर्म हो जाती है। किसके जरिए? सेक्रेटरी जनरल के जरिए। इस कंपनी का नाम क्या होता है? शाबाश, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, 20 मार्च 1602 में ये कंपनी फॉर्म हुई, किसके जरिए? सेक्रेटरी जनरल के जरिए। शाबाश। फिर क्या हो जाता है, ये इंडिया में पहुंच जाती है 1602 में ही। शाबाश। मैंने आपको बोला कि ये कंपनी फॉर्म किसने की? सेक्रेटरी जनरल ने, यानी ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? सेक्रेटरी जनरल। और एक बंदे को ब्रांड चाइल्ड ऑफ द कंपनी कहा गया है, जिस बंदे का नाम है जॉन वेंडर ओल्ड बर्नेवाल्ड। देखिए कहां पे है, ब्रांड चाइल्ड कौन है? जॉन वेंडर ओल्ड बर्नेवाल्ड। और जो इस कंपनी का हेड था वो था स्टीवन वेंडर हैजन था इस कंपनी का हेड। और गाइज, आप ये याद रखना, डच एक्चुअली हम किनको कहते हैं? पीपल ऑफ हॉलैंड और नीदरलैंड्स को हम डच कहते हैं। शाबाश। पीपल ऑफ हॉलैंड और नीदरलैंड्स को क्या कहते हैं? डच। शाबाश। अब क्या हुआ, जब ये कंपनी बनी 20 मार्च 1602 में, मैंने आपको बोला कि इसका हेड भी कौन है, यानी स्टीवन वेंडर हैजन, और ब्रांड चाइल्ड कौन है? जॉन वेंडर ओल्ड बर्नेवाल्ड। ठीक। और इसका फाउंडर कौन है? स्टेटस जनरल।
फिर क्या हो जाती है, जब ये कंपनी फार्म हो जाती है 20 मार्च 1602 में, तो फिर क्या हो जाता है, फिर 1602 में ही ये पहुंच जाती है इंडिया। शाबाश। जब और ये इनके साथ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएगी मुगल एम्पायर के साथ, इनके साथ मुगल एम्पायर, उस वक्त यहाँ पे मुगल्स का रूल चल रहा था। ठीक, फिर क्या हो जाता है, जब यहाँ पे पहुंची, ये कैलिकट एरिया में पहुंची, तो इनको ट्रेड करना है, तो इनको ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले परमिशन मिलनी चाहिए। पहले इन्होंने डच गवर्नमेंट से परमिशन ली, मतलब इंडिया में जाने के लिए, इंडिया में जाने के लिए इन्होंने परमिशन हासिल की डच गवर्नमेंट से, जहां से इनको 21 ईयर का चार्टर मिला था, एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे। 21 ईयर का चार्टर मिला था डच गवर्नमेंट से इंडिया में जाने के लिए। फिर जब इंडिया पहुंचे, अब इनको यहां से भी परमिशन हासिल करनी है ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। फिर क्या हुआ, जब ये जमेरन के पास गए, ये कैलिकट पहुंचे, कैलिकट में किंग था कौन, जमोरिन। ठीक, तो जमोरिन के पास गए, जनाब हमें ट्रेडिंग परमिशन दीजिए। तो उसने वहां पे बोला कि मैं आपको परमिशन दे देता हूं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक ट्रीटी को साइन करना है। जिस ट्रीटी का इंटेंशन था, ये जिस ट्रीटी का पर्पस और इंटेंशन ये था कि पोर्टुगीज को हमें भगाना है, कहां से, मालबर रीजन से। एक्चुअली उस वक्त पोर्टुगीज ट्रेड कर रहे थे किस जगह पे, मालबर रीजन में। तो जब ये पहुंचे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहुंच जाती है किसके पास, जमोरिन के पास, जमोरिन एक ट्रीटी को साइन कर देता है। इस ट्रीटी का इंटेंशन क्या होता है, हमने क्या करना है, पोर्टुगीज को हमें भगवाना है, भगा देना है, कहां से, मालबर रीजन से। एक्चुअली इट नेवर अकम्प्लिश्ड। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, जब उसने परमिशन दे दी इनको, जब वहां पे प्रॉमिस हो गया कि हमने एक दूसरे को हेल्प करना है पोर्टुगीज को भगाने में, कहां पे, मालबर रीजन से। फिर क्या हो जाता है, जब परमिशन इनको मिली, फिर ये ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। कब, 11 नवंबर 1604 में 11 नवंबर 1604 में ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर क्या हो जाता है, फिर 1605 में ये लैंड करते हैं कहां पे, मसालापट्टनम में। शाबाश। 1605 में ये लैंड करते हैं मसालापट्टनम में, और वहीं पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बना देते हैं। यानी जो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थी शिका, कहां पे, मसालापट्टनम में। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ मसालापट्टनम, जिसको इन्होंने एस्टेब्लिश कब किया, 1605 में। इसी ईयर में, यानी 1605 में ही इनका रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कब, 1605 से। उसके बाद क्या हुआ, जब फर्स्ट फैक्ट्री बना दी कहां पे, मसालापट्टनम में, 1605 में। उसके बाद ये 1610 में सेकंड फैक्ट्री बना देते हैं पोलीकट में, कहां पे, पोलीकट में। उसके बाद 1616 में ये और एक फैक्ट्री बना देते हैं सूरत में, किस जगह पे, सूरत में। उसके बाद 1641 में ये और एक फैक्ट्री बना देते हैं बिरमलीपट्टम में। उसके बाद 1645 में ये और एक फैक्ट्री बना देते हैं वो कारिकल में, कहां पे, कारिकल में ये और एक फैक्ट्री बना देते हैं। कब, 1645 में। कब, 1645 में ये और एक फैक्ट्री बना देते हैं, कहां पे, कारिकल में। ठीक, फिर क्या हो जाता है, ये थी कब की बात, 1645 की बात। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद 1600 ये जब ये ज्यादा रूल करने लगे, तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर 1656 में ये क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं, ये कॉन्कोड करते हैं सिलियन को, यानी श्रीलंका को। किन से, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी झगड़ा हो जाता है किनके दरमियान, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। फिर ये किसको करते हैं कैप्चर, ये सिलियन को कैप्चर करते हैं। कब, 1656 में। किन से ये कैप्चर करते हैं, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से। कब की बात है ये, 1656 की बात। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जब ये सिलियन हासिल करते हैं, फिर 1661 किसी जगह पे लिख के 1661, किसी जगह पे लिख के 1671। ठीक, फिर क्या हो जाता है, 1661 में क्या हो, 1671 में क्या हो जाता है, ये जब झगड़ा फिर से हो जाता है,
तो ये क्या करते हैं, ये मालबर रीजन को, ये मालबर रीजन को और मालबर रीजन को कैप्चर कर देते हैं। क्या कहते हैं, मालबर रीजन को फिर से झगड़ा हो जाता है, हम कहेंगे फिर से झगड़ा होता है 1671 में। तो किनके दरमियान, पोर्टुगीज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जब झगड़ा हो जाता है, वहां पे विक्ट्री हो जाती है किनकी, वहां पे विक्ट्री हो जाती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर क्या हो जाता है, जब विक्ट्री इनको हासिल हो जाती है, वहां पे ये कैप्चर कर देते हैं सिलियान को। किसको, सिलियान को। कब, सिलियान नहीं, मालबर रीजन को। किसको, सिलियान में 1656 में इन्होंने कैप्चर किया गया सिलियान, यानी श्रीलंका किनसे, पोर्टुगीज से। फिर 1671 में जब फिर से झगड़ा हो जाता है, इनको फिर से विक्ट्री हासिल हो जाती है, फिर ये किसको, मालबर रीजन को ये हासिल करते हैं, कैप्चर करते हैं। कब, 1671 में। किन से करते हैं, पोर्टुगीज से। ठीक, जब ये कैप्चर करते हैं ये मालबर रीजन को, फिर ये वहां पे अपनी डोमिनेंस बनाने लगती है। ठीक, फिर मालबर रीजन इन्हीं के अंडर हो जाता है, किन के अंडर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ये आपकी बात है, ये 1671 की बात है, और किसी जगह पे लिखी है कि ये 1661 में हो। ठीक, इन्होंने मालबर रीजन को, अंडर मालबर रीजन को हासिल किया, और हम कहेंगे पोर्टुगीज फोर्ट्स भी, जो पोर्टुगीज फोर्ट्स थे वहां पे, फोर्ट्स थे, उनको भी कैप्चर किया। मालबर कोस्ट पे जो पोर्टुगीज फोर्ट्स थे, मालबर रीजन पे जो पोर्टुगीज फोर्ट्स थे, उनको भी कैप्चर किया। कब, 1671 में। कब की बात अब हमने किया, 1671 की बात। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद 1730 में क्या हो जाता है, 1730 में क्या हो जाता है, जो ट्रावनकोर था वहां का रूल चेंज होता है। कब, 1730 में। 1730 में क्या हो जाता है, जब इन्होंने किया ना 1761 में, जब इन्होंने कॉन्कॉर्ड किया, इन्होंने क्या, पोर्टुगीज फोर्ट्स ऑन मालबर कोस्ट में। उसके बाद मैं एक चीज आपको मुझे एक चीज बोल हो गया, वो ये कि 1671 के बाद इन्होंने पोंडिचेरी भी हासिल की फ्रेंच से, जो इन्होंने 1693 में हासिल किया। 1693 में इन्होंने फ्रेंच से हासिल किया पोंडिचेरी भी, यानी कैप्चर किया पोंडिचेरी भी, किनसे, फ्रेंच से। शाबाश। 1671 में इन्होंने कैप्चर किया गया पोर्टुगीज फोर्ट, जहां कहेंगे हम अंडर मालबर रीजन, कहां पे, मालबर कोस्ट पे। तो उसके बाद 1693 में इन्होंने क्या किया, पोंडिचेरी को भी कैप्चर किया फ्रेंच से। उसके बाद क्या हो जाता है, 1730 में ट्रावनकोर का रूलर चेंज होता है, और वहां न्यू रूलर बन जाता है मार्तंडा वर्मा। 1730 में न्यू रूलर बन जाता है, कहां पे, ट्रावनकोर पे, जिस बंदे का नाम होता है, जिस रूलर का नाम होता है मार्तंडा वर्मा। जब वो 1730 में बन जाता है रूलर वहां का, तो वो एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर देता है, जिस पॉलिसी का नाम होता है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। इसका माने होता है ये कि बढ़ावा देना, यानी ये दूसरों की टेरिटरी कैप्चर करने लगा, ये अपनी टेरिटरी को बढ़ावा देने लगा। ठीक, फिर क्या हुआ, ये पजेस करना लगा दूसरों की टेरिटरी। फिर क्या हो जाता है, जब ये मार्तंडा वर्मा ऐसा करने लगा, तो इसके जरिए क्या हुआ, इसके जरिए थ्रेटन्ड हुआ टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन पे भी थ्रेट हुआ, क्योंकि ये क्या करने लगा, ये मालबर रीजन को कैप्चर करने लगा। एक्चुअली इसने सेवरल स्मॉल किंगडम्स ऑफ मालबर कैप्चर किए, इसने कैप्चर किए। तो इसके जरिए क्या हुआ, थ्रेटनेड हुआ तो द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। शाबाश, ये कब की बात है, 1730 की बात है। फिर क्या हो जाता है, जब थ्रेट होने लगा इनको डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर 1739 में डच आर्मी एट मालबर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रावनकोर। मैं क्या कह रहा हूं कि 1639 में डच आर्मी एट मालबर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रावनकोर। कब की बात करते हैं हम, 1730। शाबाश। इस वक्त तक जो मालबर रीजन था
वो किया था हासिल, वो किनके अंडर था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, जो उन्होंने कब हासिल किया? 1671 में। ठीक, फिर क्या हुआ? उससे पहले पोर्टुगीज के अंडर था। ठीक, शाबाश। फिर 1671 में किनके अंडर आया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। कब तक? 1730 में, जब मार्तांडा वर्मा आया। जब मार्तांडा वर्मा आया, उसने जब कैप्चर अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, फिर क्या हुआ? फिर डच इनके जरिए थ्रेट हुआ इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द पोर्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या हो जाता है? 1739 में, जब डच आर्मी डिक्लेयर्ड वॉर करता है एट मालवा रीजन ऑन ट्रावनकोर पे। फिर क्या हो जाता है? 1741 में, 10 अगस्त 1741, याद रखना 10 अगस्त 1741, और ये ओएस होता है 31 जुलाई 1741 का। ओएस होता है आपका 31 जुलाई 1741 का। और जो ये जब 10 अगस्त आता है, 10 अगस्त 1741, इससे बैटल ऑफ कलोचल हो जाता है। बैटल ऑफ कलोचल हो जाता है। इस बैटल ऑफ कलोचल में क्या हो जाता है? जो ट्रावनकोर था, जो वहां पे न्यू रूलर था मार्तांडा वर्मा, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मार्तांडा वर्मा, बिटवीन द मार्तांडा वर्मा एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान बैटल ऑफ कलोचल हो जाता है। इस बैटल ऑफ कलोचल में क्या हो जाता है? शाबाश, कब हो जाता है? 10 अगस्त 1741, इसमें बैटल ऑफ कलोचल हो जाता है। इस बैटल ऑफ कलोचल में क्या हो जाता है? मार्तांडा वर्मा को विक्टोरी मिल जाती है। जब मार्तांडा वर्मा को विक्टोरी हासिल हो जाती है, तो वो रिगेन करता है किसको? मालवा रीजन को। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफीट हासिल हो जाती है, और विक्टोरी हासिल हो जाते हैं किसको? न्यू रूलर मार्तांडा वर्मा को, जो न्यू रूलर बना ट्रावनकोर का। यहाँ पे लिखी है, देखिए 10 अगस्त बैटल ऑफ कलोचल हो जाता है। इंडियन किंगडम्स ऑफ ट्रावनकोर वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन किंगडम्स ऑफ ट्रावनकोर का रूलर कौन बना था? मार्तांडा वर्मा, यानी मार्तांडा वर्मा और बिटवीन द डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ये हो जाता है। ठीक, और हेड कौन था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का? जो मैंने आपको अभी बोला था, कौन था ये? स्टीवन वैंडर हेज। ठीक, जब विक्टोरी मिली इसको मार्तांडा वर्मा को, इसने रिगेन किया किसको? मालवा रीजन को। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है? जब इनको यहाँ पे डिफीट मिला डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसके जरिए क्या हुआ? इनको नुकसान हो गया। इनको इकोनॉमी पे असर पड़ा, इनको कर्जा चढ़ा। ठीक, फिर क्या हो जाता है? फिर 25 नवंबर 1759 में, 25 नवंबर 1759 में बैटल ऑफ चुनसोरा हो जाता है। यहाँ कहेंगे बैटल ऑफ बिड्रा, यहाँ कहेंगे बैटल ऑफ हुगली। ठीक, क्या हो जाएगी? कब हो जाता है? 25 नवंबर 1759। 25 नवंबर 1759 में क्या हो जाता है? बैटल ऑफ चुनसोरा, या बैटल ऑफ हुगली या बिड्रा। इस बैटल में क्या हो जाता है? एक्चुअली जब इंडियंस तंग आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के जरिए, यानी ब्रिटिशर्स तंग कर देते हैं इनको, इंडियंस को, तो फिर क्या हो जाता है? इंडियंस बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपने हमें हेल्प करना है ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में। फिर क्या हो जाता है? जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान झगड़ा हो जाता है, वहां पे ब्रिटिशर्स को ही विक्टोरी हासिल हो जाती है, और डच को वहां पे भी क्या हो जाती है? डिफीटनेस। तो वहां पे भी उनको नुकसान हो जाता है, और कर्जा चढ़ जाता है वहां पे भी। ठीक, एक तो हम कहेंगे अभी जो 10 अगस्त 1741 बैटल ऑफ कलोचल के जरिए वहां भी इनको कर्जा चढ़ा, डिफीटनेस हासिल हुई, और उसके बाद बैटल ऑफ चंसोरा में भी, जो कि कब हुआ? जो कि 25 नवंबर 1759 में हुआ। तो उसके जरिए भी क्या हुआ? इनको नुकसान हो गया, कर्जा चढ़ा। फिर क्या हो जाता है? ये अपना कर्जा नहीं भर पाते, इनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इनके इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा क्या इफेक्ट पड़ जाता है। फिर क्या हो जाता है? इसके अलावा इनके जो मेंबर्स थे वो स्मगलिंग भी करते थे, वो करप्शन भी करते थे, करप्शन भी कर देते थे। फिर क्या हो जाता है? फिर 31 दिसंबर 1799 में
इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्सी में चली जाती है या अपना कर्जा नहीं भर पाती है, फिर क्या हो जाता है, फिर 31 दिसंबर 1799 जब पहुंचता है इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक, और जब इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है, जो फिर जो इंडिया में डच पोजीशंस थे, यानी इंडियन डच पोजीशंस कह सकते हैं, जो डच पोजीशंस थे और उनका जो डिबिट था वो टेक ओवर किया डच गवर्नमेंट ने। किसने? डच गवर्नमेंट ने, जिसने इसको चार्टर दिया था 21 ईयर का इंडिया में ट्रेड करने के लिए। जब ये डिसॉल्व कंपनी की गई तो फिर जो इनको जब कर्जा चढ़ा, ये अपना कर्जा नहीं भर पाते थे, जो ये अपना डिबिट नहीं भर पाते थे, फिर जब ये 31 दिसंबर 1799 में जब ये कंपनी डिसॉल्व हो गई तो फिर क्या हुआ, जो डच पोजीशंस थे इंडिया में और डिबिट इनका जो था डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो टेक ओवर किया किसने? डच गवर्नमेंट ने। कब की बात है? 31 दिसंबर 1799। इसका मतलब है 1605 से, जहां से इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री मसालापट्टा में बना दी, जहां से इनका रूल स्टार्ट हो जाता है, यानी 1605 से 31 दिसंबर 1799 तक ये था किसका रूल? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद किनका स्टार्ट हो गया? डच गवर्नमेंट का, जब इन्होंने टेक ओवर किया क्या? डच पोजीशंस और डिबिट को। फिर क्या 1799 से ये किसके अंडर हो गया? डच गवर्नमेंट के अंडर। क्या हुआ इसके अंडर? डच पोजीशंस और डिबिट। 1799 से 1825 तक ये डच गवर्नमेंट के अंडर ही रहता है, डच पोजीशन और उनका डिबिट, यानी ये डच गवर्नमेंट को करना पड़ता था। फिर कौन? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का डिबिट। फिर जब 1825 आ जाता है, फिर क्या हो जाता है, जो एंग्लो डच थे वो एक ट्रीटी को साइन कर देते हैं, जिसके जरिए एंड हो जाता है यहाँ पे डच प्रोमेनेंस एंड हो जाता है तब जब डच एंग्लो यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रीटी को साइन कर देते हैं। इस ट्रीटी का इंटेंशन और पर्पस यही होता है कि यहाँ पे डच सिस्टम जो है, डच प्रोमेनेंस जो है उसको एंड किया जाएगा, और फिर जो डच पोजीशंस थे इसको ट्रांसफर किया गया है ब्रिटिशर्स को। किनको? ब्रिटिशर्स के तरफ। शाबाश, एंग्लो डच ने ट्रीटी की 1825 में, जिस ट्रीटी में क्या होगा, डच प्रोमेनेंस को एंड किया जाए और जो इसके डच पोजीशंस थे वो ट्रांसफर हुआ किनको? ब्रिटिशर्स को।